अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है नाविल निगारी। नाविल ये नसरी असनाफ में टॉपिक है। आपको पता ही है नसर के अंदर आता है नाविल निगारी का, चूंकि नाविल है, अफसाना है, खाका है, इंशाइया है, रिपोर्टाज है, दास्तान है, ये सब क्या असनाफ है सुखन में क्या है नसर के अंदर आते हैं। और मंजूम कलाम जिस तरह गजल है, कसीदा, मरसिया वगैरह आपको पढ़ाया दिया गया है, आपने पढ़ा भी है उनके बारे में, तो मंजूम कलाम के तहत माने जाते हैं। नाविल होता क्या है? नाविल की आगाज़ो इर्तिका, नाविल के अज्जाए तरकीब इस तरह 7 होते हैं। वो कौन कौन से हैं, किसके तहत क्या बयान किया जाता है। फिर मशहूर मारूफ कुछ नाविल हैं जो एग्जाम में क्या है आपसे पूछ ले जाते हैं। इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नाविल निगारी के बारे में। तो देखिए, नाविल जो है ये नाविल इतालवी जबान के लफ्ज से माखूज है, जो क्या है नोवेला। नाविल इतालवी जबान के लफ्ज नोवेला से माखूज हैं, जिसके माने होते हैं नया। क्या होता है? जिसके माने नया होते हैं। लुगत के एतबार से, अगर डिक्शनरी के एतबार से नाविल को देखा जाए तो देखिए, लुगत के एतबार से नाविल के माने नादर, नई बात। ये क्या होगी? नई बात। नई बात और अनोखा वगैरह के आते हैं। नादिर, नई बात और अनोखा, ये क्या है डिक्शनरी के एतबार नोवेला के या नाविल के माना आते हैं। लेकिन अगर हम अदबी सिन्फ के एतबार से देखें, चूंकि इनको अदब के अंदर एक खास तौर से ये एक सिन्फ है, ठीक है, तो अदबी सिन्फ के एतबार से नाविल की तारीफ बुनियादी जिंदगी के हकाइक बयान करना है, यानी बुनियादी जिंदगी की हकीकतों का इंकिशाफ करना, हकीकतें बयान करना, ये नाविल के माने जाते हैं। ठीक है, अदबी सिन्फ के एतबार से। इसी तरह देखिए, आपको भी पता है जिंदगी की अक्कासी करने वाले, जिंदगी की अक्कासी करने वाले मुसलसल किस्से, ये किस लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक हो गया, मुसलसल किस्से या कहानी को नाविल कहते हैं। ठीक है, जो मुसलसल एक तसलसल के साथ लगातार एक किस्सा अपन बयान हो या कोई कहानी हो, तो इसको ही क्या है नाविल कहा जाता है, जिसके अंदर जिंदगी का अक्स खींचा जाए, नक्शा बयान किया जाए। देखिए, नाविल कहानी की जदीद सिन्फ है, जो दास्तान के बाद मंजर आम पर आई। तो नाविल से पहले किसका नंबर आता है? दास्तान का, यानी दास्तान के बाद नाविल का नंबर आता है। तो ये जदीद सिन्फ मानी जाती है कहानी के तहत। ठीक है ना। नाविल भी एक नसरी बयानिया सिन्फ है, आपको बता दिया है, तो कि नसर के अंदर ही आते हैं नाविल भी। ठीक है, जिसकी तवालत की कोई हद मुकर्रर नहीं। नाविल कितना भी बड़ा हो सकता है, नाविल में सैकड़ों सफात होते हैं, तो इसमें क्या है कोई हद नहीं। जिस तरह अफसाना होता है, अफसाने की खुसूसियत यह है कि वो मुख्तसर हो। ठीक है, उसे शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, मुख्तसर अफसाना भी उसे कहा जाता है। तो उसकी खुसूसियत क्या है? मुख्तसर होना। लेकिन इसमें क्या है तवालत होती है, यानी लंबा होता है। तवालत के माने होते हैं क्या? लंबे के। ये बड़ा होता है, खूब बहुत ज्यादा सफात होते हैं। उर्दू में 2-2 हजार या हजार सफात के क्या है आपको नाविल मिल जाएंगे। बाज हजरात ने जो मुख्तसर नाविल होते हैं, इन मुख्तसर जो छोटे होते हैं, इनको नाविल नहीं बल्कि नाविलेट कहा है। क्या कहा है? नाविलेट कहा है, जो मुख्तसर होते हैं, शॉर्ट। नाविल जिंदगी की तरह वसी होता है, जिस तरह जिंदगी हमारी वसी होती है, कुशादा होती है, बड़ी होती है, इसी तरह नाविल भी क्या है जिंदगी की तरह वसी होता है। इसके लिए किसी खास मौजू की कैद नहीं, कोई एक खास मौजू, खास एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, इसकी कोई कैद नहीं होती नाविल के लिए। नाविल में जिंदगी के हर रंग और हर तजर्बे को मौजू बनाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए नाविल के फन को लचकदार फन भी कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सिन्फ़े सकुन में या किस फन अदब को लचकदार फन कहा गया है, तो नाविल को लचकदार फन कहा जाता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, आपका क्वेश्चन बन सकता है इससे। लेकिन नाविल एक जदीद फन है, जिसे जदीद अहद का रज़मिया भी कहा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जदीद अहद का रज़मिया किसे कहा गया है, तो जदीद अहद का रज़मिया नसर के अंदर नाविल को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उर्दू में नाविल निगारी का अगर आगाज माना जाए, जिस तरह उर्दू में अफसाना निगारी का आगाज प्रेमचंद साहब से माना जाता है 20 के अवाइल में, इसी तरह नाविल निगारी का जो उर्दू में आगाज माना जाता है वो डिप्टी नजीर अहमद से माना जाता है। डिप्टी नजीर अहमद से माना जाता है। तो ये नाविल निगार के मुजिद माने जाते हैं गोया के। ठीक है ना। डिप्टी नजीर अहमद का एक नाविल है मरअतुल उरूस, ठीक है, जो 1869 में लिखा गया, जिसे उर्दू का पहला नाविल तस्लीम किया गया। उर्दू का पहला नाविल किसे तस्लीम किया जाता है या किसे माना जाता है? मरअतुल उरूस को।
जो किसका नावल है? डिप्टी नजीर अहमद का, जो 1869 में लिखा गया। क्लियर है? यहां तक 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। लिखा 1869 में गया, किसका है? नजीर अहमद का, मरत उल-उरूस, और क्या माना जाता है? उर्दू का पहला नावल माना जाता है। सेकंड बात, उर्दू में नावल निगारी का मूजिद किसे मानते हैं? डिप्टी नजीर अहमद को मानते हैं। ठीक है, देखिए नावल में दास्तान के बरअक्स की हकीकतों को बेनकाब किया गया। जिंदगी की जो हकीकत है उनको क्या है? इंकिशाफ किया गया, उनका पर्दा क्या है? चाक किया गया। नावल और जिंदगी का चोली दामन का साथ है। नावल और जिंदगी का कैसा साथ है? चोली दामन का साथ है। नावल देखिए कैसे होते हैं? सियासी, समाजी, अखलाकी, इस्लाही और तारीखी, सभी किसी भी मौजू पे नावल लिखा जा सकता है। क्लियर है? जैसे आपने बहुत सारे नावल पढ़े होंगे, ठीक है, जैसे बेवा वाला नावल है। बेवा वाला नावल कैसा है? तो समाजी अखलाकी तरह का है, यानी इसमें समाज की जो माशरे की बुराई है, बेवा औरतों की शादी ना करना, ठीक है, उनको शादी करने को बुरा समझना, उसके बारे में प्रेमचंद ने कटाक्ष किया है उस नावल के जरिए, ठीक है। बहरहाल हर नावल का एक नुक्ता नजरिया होता है, एक नुक्ता नजर होता है, ये नुक्ता नजरिया होता है कि किसी न किसी बात को उसके जरिए बयान किया जाता है, जो उसके मौजू और मकसद की तर्जमानी करता है। क्या करता है? मौजू और मकसद। नावल लिखने का मकसद क्या है, मौजू क्या है, वजह क्या है, जैसे बेवा लिखने की वजह क्या है, ठीक है, उसकी तर्जमानी करता है। नावल नसरी बयानिया सिंफ का फन है, जिसकी तश्कील प्लाट, किरदार, तर्ज अदा और नुक्ता नजर खास खास है। बहरहाल ये नावल के अज्जाए तरकीबी को छोड़िए, यहाँ पर आपको बता ही दिए गए हैं ये नावल के अज्जाए तरकीबी हैं। इनमें एक कहानी, नावल के लिए कहानी का होना बहुत जरूरी है। जब तक कहानी आपके पास नहीं होगी तो नावल क्लियर नहीं होगा। इस तरह प्लाट, जिस तरह दूसरे असनाफ के लिए प्लाट होता है, इसी तरह नावल के लिए। इसी तरह देखिए इसमें किरदार का होना जरूरी है, चूंकि नावल कुछ किरदारों के जरिए बयान किया जाता है, ठीक है, और मकालमा यानी बातचीत, गुफ्तगू, वो भी सब नावल के लिए जरूरी है। जमाओ मकान यानी जमाने और जगह के, ये चीजें भी क्या है नावल के अंदर होती हैं। उस्लूब का मतलब होता है एक अंदाज, इससे जमा आती है असालीब, और सातवां इंपॉर्टेंट नजर, यानी इसके जरिए क्या मकसद वगैरह की वजाहत की जाती है कि नावल लिखना क्यों जा रहा है, इससे क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। देखिए जैसे नावल के अज्जाए तरकीबी है, नावल के अज्जाए तरकीबी में पहला आता है कहानी। क्या आता है? कहानी। अब जो कहानी होता है नावल का बुनियादी उन्सुर होता है, ठीक है, यानी ये इस पर आधारित होता है नावल। बुनियादी का मतलब ये है, कहानी नावल का बुनियादी उन्सुर है। नावल में कहानी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। नावल में कहानी की हैसियत कैसी है? जिस तरह इंसान के जिस्म में रीढ़ की हड्डी की हैसियत होती है। अगर रीढ़ की हड्डी जब तक हमारी काम कर रही है तो हम सीधे खड़े हैं, वरना क्या एकदम बिल्कुल लटक जाएंगे। तो यही है कि नावल में अगर कहानी बेस्ट है तो नावल भी अच्छा है, अगर कहानी ठीक नहीं है तो फिर नावल भी क्या है, बस यूं ही है, हवाई फायर। हर अफसाने से, चाहे वो दास्तान हो, मुख्तसर अफसाना हो, ड्रामा, नावल वगैरह, सभी में कहानी उसका अहम चीज होता है। सब में कहानी अगर इंटरेस्ट है, अगर कहानी दिलकश है तो वो बेहतर है, वरना तो यह बेहतर नहीं होगी। नावल में हकीकी की कहानी पेश की जाती है। क्या होता है? हकीकी जिंदगी। हर कहानी में इब्तिदा होती है। देखिए कैसा होता है, इब्तिदा होती है, दरमियानी हिस्सा होता है, फिर कहानी अंजाम पर जाती है। कहानी में दिलचस्पी का बरकरार रहना जरूरी है। आपने नावल बेवा पढ़ा होगा, देखिए उसमें हकीकत भी है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने खुद एक बेवा औरत से बाद में क्या है शादी की थी, और उसी के जरिए क्या है बेवा औरतों से शादी करने के बारे में बयान किया गया है उसमें, तो उसमें हकीकत ही बयान की गई है, ठीक है। तो ये कहानी का वगैरह का होना इसमें खास अहम रोल होता है नावल में। उसके बाद देखिए प्लाट। आपको पता है प्लाट में क्या होता है? वाकयात को तरतीब दिया जाता है। प्लाट के अंदर जैसे दीगर जगह होता है, दीगर असनाफ सुखन में होता है, इसी तरह प्लाट का एक ही काम है कि इसमें वाकयात को तरतीब के साथ पेश किया जाता है कि किस वाकये को कब पेश करना है, किस हिसाब से बयान करना है। तो ये प्लाट का कार्य होता है, जिसमें रब्त का होना जरूरी है। रब्त का मतलब क्या होता है? जोड़, ठीक है। कहानी में मुख्तलिफ वाकयात होते हैं, आपको पता है कहानी में एक ही वाक्य नहीं होता, बल्कि वाक्य से वाक्य का एक दूसरे मिले रहते हैं। तो बहुत सारे वाकयात होते हैं, उन सभी वाकयात को एक तरतीब के साथ बयान करना, ये सब प्लाट का काम होता है। एक वाक्य को दूसरे वाक्य पर जो असर पड़ता है उसे नुमाया किया जाता है, उसे अलग किया जाता है, भाई इसका इस पर क्या असर पड़ा है,
ठीक है। प्लाट दो तरह के होते हैं नावल में। प्लाट कितने तरह के होते हैं? देखिए दो तरह के होते हैं, एक मरबूत प्लाट, दूसरा गैर मरबूत प्लाट। मरबूत और गैर मरबूत। अब गैर मरबूत और मरबूत का मतलब क्या है? मरबूत प्लाट में जरूरी और अहम वाकयात जो जरूरी होते हैं और अहम वाकयात होते हैं, किरदारों को फोकियत दी जाती है। जो भी इसके किरदार होते हैं उन सबको मरबूत प्लाट के तहत रखा जाता है। और गैर मरबूत प्लाट वो होते हैं जिनमें बेशुमार वाकयात व किरदार बेतरतीब अंदाज में बयान किए जाते हैं। अब गैर मरबूत जिसमें कोई रब्त व जोड़ कुछ नहीं होता, मरबूत जिसमें खास रब्त व जोड़ एक खास तरतीब बयान की जाए, ये होता है मरबूत प्लाट और गैर मरबूत का फर्क। ठीक है। उसके बाद देखिए किरदार। नावल के लिए किरदार के होना आपको पता है जरूरी है। जिस तरह देखिए किरदार का टॉपिक आता है और आप बहुत सारे किरदार के क्वेश्चन जाते हैं, आपको ये याद भी रखना है। जो नावल आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जो नावल आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो उन नावल के जितने भी किरदार हैं तो आपको सारे किरदार याद रखने, इसलिए कि किरदार पूछे जाते हैं। जैसे भाई ये किरदार किस नावल का है, वो किरदार किस नावल का है, तो ये जरूर आते हैं। जिस तरह आप मसनवी में पूछते हैं ना, ठीक है, कि भाई ये किस मसनवी का किरदार है, तो ये भी क्या है, नावल आपके टॉपिक में भी है। नावल का किरदार एक टॉपिक भी होता है, एक अज्जा तरकीबी का जुज़ भी होता है, और आपके भी सिलेबस में नावल है तो उन नावलों का किरदार जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट चीज है। ओके। नावल में हकीकी जिंदगी के जीते जागते चलते फिरते किरदार होते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें नजर नहीं आते। किरदार ही कहानी को आगे बढ़ाते हैं, यानी बातचीत करने का अंदाज किरदारों का, कभी उसका कभी उसका, तो ये ही कहानी को क्या आगे तक बढ़ाते चलते हैं नावल में। नावल के किरदारों की खूबी इस बात पर मुनहसिर है, यानी इस बात पर आधारित है, इस बात पर मबनी है। मुनहसिर का मतलब कि वो ऐसे जीते जागते हो कि हम उन्हें हकीकी इंसान समझ लें। इस अंदाज से किरदार बयान किए जाते हैं, गोया कि क्या है, वो जीते जागते हैं और क्या है, हकीकी जिंदा इंसान है। जैसे देखिए डिप्टी नजीर अहमद का नावल है मरातुल उरूस। इसमें असगरी व अकबरी का किरदार है। किसका? असगरी व अकबरी का किरदार है किसमें? मरातुल उरूस में। इसी तरह तौबतुन नुसूह में मिर्जा जाहिरदार बेग का किरदार। ये किरदार इतने हकीकी मालूम होते हैं कि इन पर फर्जी व ख्याली होने का गुमान तक नहीं होता। बहुत ही मशहूर मारूफ अंदाज में बयान किया है। आपको आपके टॉपिक भी सिलेबस में तौबतुन नुसूह आपको जो पढ़ाया जाएगा, इसी तरह लाजवंती जब पढ़ाया जाएगा, बागो बहार भी है आपके सिलेबस में, बहुत सारे आपके सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, तौबतुन नुसूह तो स्पेशल है आपके, वो आपको बताया जाएगा, तो हम आपको पढ़ा देंगे कि किस तरह एक किरदार का एक खास अहमियत होती है। ठीक है। किरदार फिर दो तरह के होते हैं, यकरुखी और पहलूदार। ठीक है, यकरुखी और पहलूदार मेन इंपॉर्टेंट चीज वही है किरदार जो इसके अज्जा तरकीबी में है। ठीक है। उसके बाद देखिए मुकालमा। मुकालमा जो होता है, मुकालमे में किरदारों के दरमियान बाहमी या आपसी गुफ्तगू बातचीत, यही मुकालमा होता है। ठीक है, बातचीत को मुकालमा कहते हैं। मुकालमा फितरी और किरदारों के हस्बे मरातिब होने चाहिए। जिस किरदार का जैसा मर्तबा है तो उसके एतबार से क्या है, इस मुकालमे होने चाहिए। अच्छा, नावल में आला, मुतवस्सित और अदना सभी तरह के किरदार कहानी के हिस्सा होते हैं। तो कुछ आला किरदार होते हैं, कुछ मुतवस्सित किरदार होते हैं, दरमियानी, कुछ बिल्कुल लो कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, अदना कैटेगरी के। और किरदार जिस हैसियत और तबका से ताल्लुक रखता है उसी हैसियत और तबका से, उसी हैसियत से उसके मुकालमे होने चाहिए। ठीक है, यानी एक अगर उसका आला रोल है नावल के अंदर, तो इसका मतलब थोड़ी उसको बिल्कुल लो कैटेगरी का वो किरदार दिया जाए कि उसके नावल है जो मुकालमा बातचीत बहुत घटिया किस्म की हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नावल राइटर को ध्यान रखना चाहिए। जैसे देखिए बादशाहों के मुकालमे से उनके शाही मरातिब, बादशाहों के जो मुकालमे होते हैं वो इस अंदाज के हों कि उनसे पता लगे कि भाई किसी शाही खानदान से, उसके शाही मर्तबे के एतबार से होना चाहिए। इसी तरह गुलाम के मुकालमों से उनकी आजिजी, गुलाम चूंकि गुलाम ही होता है तो उसकी आजिजी और इनकिसारी जाहिर हो, ऐसे उसके मुकालमे बनाए जाएं। ठीक है, नावल निगार को अच्छे मुकालमे लिखने के लिए ज़बान बयान पर कुदरत होना जरूरी है। बहरहाल इसके बाद आता है नंबर ज़मा व मकान। नंबर 5वां टॉपिक होता है नावल का। देखिए नावल में कहानी को समझने के लिए उसके पस मंजर, माहौल और ज़मा व मकान का रोल होता है। पस मंजर, माहौल, ज़मा व मकान। पस मंजर किस वजह से, भाई किसी चीज को लिखने की वजह होती है, उसके पसे पीछे क्या है, या पसे पुश्त कोई ना कोई वजह होती है, तो वो पस मंजर भी बयान किए जाए, उसकी वजह
ठीक है। किरदार किस माहौल का परवरदा है, किस्सा में पेश आने वाले वाकयात को किस मकाम और जमाने से ताल्लुक रखते हैं। किस्सा में जो वाकयात आते हैं उसमें जमाने का वक्त होता है, सॉरी किसी न किसी जमाने की बात होती है, या किसी न किसी जगह के भी उसमें बयान किया जाता है, तो वो सब क्या है इसमें होते हैं जमा व मका के अंदर। गर्ज नाविल ये ना सिर्फ अपने दौर की नुमाइंदगी करते हैं बल्कि उस दौर की वह तहजीब व माशरत की भी नुमाइंदगी करते हैं। ठीक है, यानी जमाने की संस्कृति, कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उन तमाम की इसके अंदर क्या है नुमाइंदगी की जाती है, यानी वो उसको बयान करते हैं, अपनी तहजीब को, अपनी जो तहजीब व तमद्दुन है, ठीक है, इन सबको। अखलाकी अकदार की झलक भी इनमें देखी जा सकती है। अखलाकी अकदार यानी अखलाकी कदर व कीमत है, जो अखलाकी चीजें हैं वो भी इनके अंदर बयान की जाती हैं। चूंकि नाविल हकीकत पर मबनी होते हैं इसलिए इनका माहौल, पस मंजर और जमा व मका भी इतने ही हकीकी होते हैं। ठीक है, क्योंकि नाविल में क्या होता है अक्सर हकीकी जिंदगी को ही बयान किया जाता है। उसके बाद नंबर आता है उस्लूब का। उस्लूब इसकी जमा आती है असालीब। देखिए नाविल में उस्लूब की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, इस पर नाविल की कामयाबी का इन्हिसार होता है। नाविल की कामयाबी और नाकामयाबी का इन्हिसार किस पर होता है, उस्लूब पर। अगर उस्लूब भी ठीक नहीं होगा तो नाविल नाकामयाब हो सकता है। मुसन्निफ का उस्लूब बयान ही उसकी पहचान बनता है। उस्लूब का मतलब होता है तरीका, ठीक है ना, उस्लूब का माने क्या होता है तरीका। अगर मुसन्निफ का अंदाज़ बयान का तरीका ही ठीक नहीं है, मान लीजिए एक टीचर है, उसके पास ज्ञान तो बहुत है लेकिन उसको एक्सप्लेन किस तरह करें, मैं अपने ज्ञान के अपने सागर में से किस तरह चीज बाहर निकालनी, वो अगर नॉलेज नहीं है तो फिर चाहे ज्ञान है उसके पास, ये चीज तो है, ज्ञान है, लेकिन दूसरों को किस तरह समझाया जाए ये है। इसी तरह पास नाविल निगार के पास शब्द भंडार बहुत है लेकिन लिखने का एक अंदाज होता है। अपना कंटेंट राइटिंग, अपना कंटेंट किस तरह सेट करना है कि बच्चे आपसे सेटिस्फाइड हो, वो एक अलग चीज होती है। हर सिन्फे अदब का उस्लूब मुनफरिद होता है। भाई मुख्तसर अफसाना है, नाविल है, रिपोर्टाज है, खाका है, सबका अलग अलग उस्लूब होता है, अलग अलग बयान करने का एक अंदाज होता है। नाविल में वाकयात की तरतीब हो, किरदारों का इर्तका या किस्सा में दिलचस्पी को, सब नाविल निगार के बेहतरीन उस्लूब निगारश का नतीजा होते हैं। भाई किस किस्से को कहाँ बयान करना है, किस किरदार को पहले, किस किरदार को बाद में, ये सब चीजें नाविल निगार के बेहतरीन नाविल निगारश का नतीजा है। यानी नावल लिखने का ये जो उस्लूब है उसके नतीजे में ही अच्छी चीजें बाहर निकल गई। सातवां है नुक्ताए नजर। सातवां क्या है, नुक्ताए नजर। लेकिन नाविल निगार जिंदगी के जिस पहलू किरदारों के जरिए क्या है कारी तक पहुंचाता है, किस तक, कारी तक पहुंचा है। कारी का मतलब होता है हम और आप, यानी पढ़ने वाले। नाविल निगार जिंदगी के जिस पहलू को किरदारों के जरिए कारी तक पहुंचाता है, इसमें उसका नुक्ताए नजर वाज़ेह तौर पर सामने आता है। इससे पता लग जाता है भाई क्यों क्या बयान करना चाह रहा है। जैसे देखिए उमराव जान अदा के किस्से को पढ़कर हमें अंदाजा हो जाता है कि इंसान बजाते खुद राह रास्त पर होता है लेकिन हालात व वाकयात उसे बुरे रास्ते पर ले जाते हैं। उमराव जान अदा, मिर्जा हादी रुस्वा का आपने नावल पढ़ा होगा, उसमें आप पूरे नावल को पढ़कर ये देख सकते हैं कि इंसान खुद अच्छा होता है, बजाते खुद अच्छा होता है लेकिन हालात व वाकयात ऐसे बन जाते हैं कि वह गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है। ठीक है ना। इसी तरह जैसे बेवा वाला नावल है, बेवा वाला नावल में वो अब एक लड़की से शादी करना चाहता है, यानी उसका मकसद क्या है कि अपनी शादी करना, कुंवारी लड़की से शादी करना, लेकिन वो एक तकरीर सुनता है, तकरीर का उस पर इतना असर पड़ता है कि वो तकरीर ठान लेता है, कसम खा लेता है कि मैं अब शादी ही बेवा से करूंगा। ऐसी औरत से शादी क्या है बिल्कुल मतलब उसका शौहर गुजर चुका हो, बेवा हो चुकी हो, तो हालात वाकयात तकरीर सुनकर ये असर हो गया। ठीक है, आप पर भी हो ऐसा असर, तो ऐसा हो गया था। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सारे जो आपको बता दिए गए हैं और नाविल में जो भी आपकी नाविल आएंगे उन नाविलों के तहत भी इन चीजों को बयान कर दिया जाएगा। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।